नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर प्रस्तावित नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया है और हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी किया हुआ है। शुभारंभ और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री के दौरे पर मुख्यमंत्री ने भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक कर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किए गए प्रबंधों की गहनता से समीक्षा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हरियाणा आ रहे हैं और प्रदेशवासियों को 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। यमुनानगर में 7,272 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास करेंगे। ये यूनिट 2028 के अंत तक अपने तय समय पर बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार से हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे और इससे सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान के बड़े हिस्से को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री इस दौरान हिसार एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास करेंगे। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या तक विमान सेवाएं भी शुरू होंगी और जिससे श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दर्शन का अवसर मिलेगा। आज हमारे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि हरियाणा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 2 बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत को गति देने के लिए हमारा विकसित हरियाणा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। फरीदाबाद के एनआईटी में बने बाल भवन में रह रहे बच्चों का टॉयलेट में बर्तन धोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर आपको बताते चलें कि ये वीडियो कई महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसका वीडियो अभी सामने आया है। अब जिला उपायुक्त इस मामले में जांच करने की बात कह रहे हैं। इस बाल भवन में इस समय 20 बच्चे रह रहे हैं। टॉयलेट में बर्तन धोते हुए 2 बच्चों का ये वीडियो फरीदाबाद एनआईटी में दौलत धर्मशाला के पास बने बाल भवन का है। इस बाल भवन में बाल कल्याण समिति यानी कि CWC द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा के शिकार बच्चों और बाल मजदूरी से छुड़ाए गए और अनाथ बच्चों को रखा जाता है। टॉयलेट में बर्तन धोने वाले दोनों बच्चों के माता पिता बच्चों का पालन करने में सक्षम नहीं थे, जिसके बाद आपको बताते चले कि दोनों बच्चों को बाल भवन लाया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद में बाल भवन में बाल विकास अधिकारी पिंकी महर ने बताया कि इस वीडियो के सामने आने के बाद में जल्द ही जो एक्शन है वो लिया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी।
आपको बताते चलें कि ये बर्तन धोने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बच्चों में टॉयलेट में ही बर्तन धुलवाए गए हैं और इस दौरान बाल भवन फरीदाबाद का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद जांच अभियान लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वीडियो है जहां पर किसी ने इसको रिकॉर्ड किया है और ये जिला बाल भवन का बताया जा रहा है और बच्चों का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा, तो वहीं अब इस पर एक्शन भी लिया जाएगा कि आखिर क्या है पूरा मामला। आपको बताते चलें कि जिला बाल भवन में बच्चों ने बर्तन धुले हैं, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा विधानसभा में लंबे इंतजार के बाद में कॉफी डे का कैफे शुरू हो गया है। मंगलवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद में उन्होंने पहले ग्राहक के तौर पर बनाना बाइट की चिप्स खरीदी, उनका मनोबल बढ़ाया। हरविंद कल्याण ने कैफे संचालकों को बधाई दी और उम्मीद भी जताई है कि यहां पर अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध रहेंगे। इस कैफे से हरियाणा विधानसभा के कर्मचारियों को उचित दाम पर कॉफी और स्नैक्स मिल सकेंगे। विधानसभा कर्मचारियों को इस प्रकार के कैफे की लंबे समय से जरूरत भी महसूस हो रही थी। कैफे खुलते ही यहां पर खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस कैफे के संचालक अभिनव मिश्रा ने बताया कि यहां पर हर तरह की कॉफी और शेक्स भी उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद में हरविंद कल्याण ने विधानसभा परिसर के अनेक कार्यालय का भी दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। रेवाड़ी में 7 बदमाश आधी रात को हिसार में आए, परिवार के घर में घुस गए और उन्होंने गन पॉइंट पर घर की महिलाओं के कपड़े भी उतरवा दिए हैं, जहां पर इसके बाद उनसे छेड़छाड़ का वीडियो भी बना। इस दौरान उनके पति को चाकू की नोक पर कमरे में बंद कर दिया गया। महिलाओं को चुप कराने के लिए बच्चों को भी उल्टा लटका दिया गया है। करीब 2.5 घंटे तक बदमाशों ने बक्से और अलमारी का ताला तोड़ने के साथ घर का फर्श खोदकर 18 लाख की ज्वेलरी निकाल ली है। जाते वक्त वो घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए हैं। इसके बाद उन्होंने धमकी भी दी कि अगर पुलिस को बताया तो उनकी अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे। जब परिवार के बाकी लोगों को इसका पता चला तो पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है और मामले की जांच में जुट गई है। कुछ लोग आए, हमारे घर में घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने हमें जगाया और जगाने के बाद मेरे पति के कंधे पे बंदूक रखी और चाकू लगा लिया उन पे और उन्होंने फिर मेरे पति का हाथ बांध दिया, उन्हें बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मेरे से जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो निकलवाई और फिर हमें नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने के बाद कहा कि हमारी तरफ मत देखना वरना आपके फोड़ दूंगा, ऐसे कर मतलब मार दूंगा, जान से मार दूंगा, शोर मत मचाना और शोर मचाया तो आप सबको मार दूंगा यहीं से ही। मेरे साथ भी अश्लील हरकत की है, मेरे ननद के साथ भी की है और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने और बच्चे को उल्टा लटकाया है और मारने की बच्चे को मारने की कोशिश की है। मेरे ये बता रहे तुम्हारे कपड़े उतरवा के उन्होंने वीडियो बनाई? हाँ, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए, मेरे ननद के कपड़े उतरवाए और ये वीडियो बनाई और फोटो खींची। कहा कि अगर किसी के पास गए या पुलिस के पास गए तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। हम सो रहे थे और जब हम उठे तो वहाँ पर कम से कम 7-8 बंदे हमारे कमरे के अंदर मिले और हमने देखा कि उनके हाथों में हथियार, पिस्टल और चाकू, डंडे थे। तो हम उठे तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिल्लाना मत, नहीं तो जान से मार देंगे, बिल्कुल चुपचाप रहो। अलमारी की चाबी वगैरह कहाँ पर है, इसमें तुम्हारे पास जो भी जेवरात है, कुछ भी है, कैसे, वो सब कुछ हमें हमारे हवाला कर दो। फिर बोले कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। मेरे ऊपर दोबारा चाकू और पिस्टल लगाइए माथे के ऊपर। बोला कि मार दो, क्या मार दो, 1 सेकंड लगेगी। फिर मेरी वाइफ ने दोबारा बीच में बोला है, फिर बोले कि तू बिल्कुल चुप रहे। मेरी वाइफ को कम से कम 3 थप्पड़ मारे हैं मेरे सामने जस्ट। और फिर एक बाहर से हॉल में से आया मिर्च लेके वाइफ के ऊपर आंखों में और कुछ गलत जगह डालने की धमकी भी दी है। फिर बोले कि इनको दोनों को, सिस्टर को और मेरी वाइफ को दूसरे कमरे में लेके चलो। उनको दूसरे कमरे में लेके गए हैं और वहां पर कुछ कपड़े लिकड़वाने की धमकी दी है
और जबरदस्ती करा है। एसपी से इसलिए मिलने गए थे कि जी इस बच्चे को रोज बुलाते हैं और इसको रोज टॉर्चर करते हैं, इसे जबरदस्ती दबाव बनाते हैं, इसे बार बार बयान दिए जाते हैं, कहते हैं कि तू बार बयान बदल रहा है। इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना लूट, आप जैसे कह रहे हैं कि डकैती हुई, कितना सामान लेकर गए हैं, क्या हुआ था पूरा? 17-18 तोले के लगभग सोना गया है, 1 किलो के लगभग चांदी गई है और इसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक शर्मनाक हरकत की है। मेरे भाई के बच्चों के साथ उनकी ऐसी वीडियो बनाई है। रजौर क्षेत्र में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला जटलाना थाना क्षेत्र के गांव रझेड़ी के पास का है, जहां पर गुमथला पुलिस चौकी की टीम की ओर से गश्त की जा रही थी। इसी दौरान रेत से लदे ओवरलोड ट्रकों को जांच के बाद में जब पकड़कर उन पर कार्रवाई की गई तो तभी ट्रक ड्राइवर्स ने ओवरलोड ट्रकों को सड़क किनारे खेतों में पलट दिया, जिससे एक पुलिस कर्मचारी की गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर एक ड्राइवर को काबू कर लिया है, वहीं 3 ड्राइवर मौके से फरार हो गए हैं। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। में नाका लगा है तो हमें सूचना मिली थी कि 4 ट्रक ओवरलोडेड और बिना ही रवाना के आ रहे हैं। तो हमने इनको जैसे ही रुकने का इशारा किया तो इन्होंने थोड़ी दूर पे रोका। जैसे हमने इनसे कागजात की मांग करी तो इनके पास कुछ नहीं था। तो हमने इनको रोककर कहा कि कहाँ है? इन्हें कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना कांटा परिचय ना ही रवाना है। तो ये बदतमीजी करने लगे और कह रहे कि हम गाड़ी ऊपर चढ़ा देंगे, मार देंगे। तो मैंने यही बात कंट्रोल रूम में बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गए और 4 गाड़ियों वाले हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां से 2 ERV हमारे पास आ गई, उनके भी कर्मचारी और हमारे भी एक कर्मचारी में बैठ के इनको कांटेक्ट कराने के लिए रादौर जा रहा था। तभी रास्ते में इनके पास एक कॉल आई और कॉल आते ही एक के बाद एक इन्होंने गाड़ियां पलटा दी। जिनमें हमारे कर्मचारी थे उनको भी चोटें आई हैं, जो कि एक सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में दाखिल है। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से हिसार से शुरू की गई साइक्लोथॉन यात्रा 10 अप्रैल को फरीदाबाद में प्रवेश करेगी। रात्रि विश्राम करने के बाद में 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ ही इस यात्रा को झंडी दिखाकर गुरुग्राम के लिए रवाना करेंगे। डिप्टी कमिश्नर के अनुसार इस यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पुख्ता तौर पर कर ली गई हैं और इस यात्रा में फरीदाबाद जिले के तमाम केंद्रीय और प्रदेश मंत्री शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हिसार से जो साइकिल यात्रा शुरू की गई थी वो 10 तारीख को बल्लभगढ़ में प्रवेश करेगी और मुख्य मार्गों से होती हुई सेक्टर 12 खेल परिसर पहुंचेगी और 11 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को आगे भी रवाना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन का आगाज हिसार से किया गया था, तो वो साइक्लोथॉन फरीदाबाद जिले में 10 तारीख को आएगी। तो उसका जो रूट रहेगा वो सीकरी बॉर्डर से लेके बल्लभगढ़, तिगांव, फिर 12 सेक्टर का खेल परिसर और फिर उसके बाद NIT, फिर पाली और खोरी जमालपुर से गुड़गांव में 11 तारीख को एंटर करेगी। तो इसमें 2 कंपोनेंट इसके रहेंगे। पहला तो है जो साइकिल यात्रा पूरी रहेगी 11 तारीख से एंटर करके और खेल परिसर तक आएगी, वो 11 तारीख में रहेगी, वो 10 तारीख में रहेगी और 11 तारीख में सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी खेल परिसर से उसको झंडी दिखा के रवाना करेंगे और वो फिर NIT में जाते हुए पाली से फिर गुड़गांव में एंटर करेगी। फरीदाबाद में मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, लेकिन खाद्य और आपूर्ति विभाग की ओर से उठान की व्यवस्था न होने से किसान काफी परेशान है। किसानों का भी गेहूं खुले में रखा हुआ है। इसी को लेकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि गेहूं की फसल की आवक तेजी से चल रही है और उन्हें थोड़ी उठान में भी दिक्कत आ रही है, जिससे एजेंसियों से लगातार बात चल रही है। उन्होंने बताया कि उठान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उनके ट्रक मंडियों में लगे हुए हैं। वहीं अभी तक गेहूं की खरीद 75,000 क्विंटल हो चुकी है।
देखिए, जो हमारी खरीद की प्रक्रिया चल रही है वो तो ठीक प्रकार से चल रही है। जो उठान में थोड़ी सी देरी हुई है। एजेंसी से कल भी बात हुई थी, उनसे आज भी एजेंसी वाले नुमाइंदे यहीं पे थे, तो अभी उठान की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अभी ट्रक भी लग रहे हैं मंडी में, आप देखो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी तक 75,000 कुंटल के लगभग हमारे पास गेहूं की खरीद हो चुकी है, तो जो कि अभी मंडी में ही है। देखिए, वैसे तो हमारी एक पूरी व्यवस्था रहती है, फिर भी हमने दिशा निर्देश अपने आड़तियों को दे रखे हैं कि उन समुचित मात्रा में उन पे तिरपालों की व्यवस्था है। और इसके अलावा जो क्रेटों की व्यवस्था है, लकड़ी की क्रेट जिस पे गेहूं रखा जाता है, तो ऐसे में कोई भी नुकसान तो हम नहीं होने देंगे। बल्लभगढ़ के किसान भवन में किसानों के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसमें 10 रुपए से भरपेट खाना मजदूर खा सकेंगे। इस कैंटीन की सेवा गेहूं और धान की फसल के दिनों में चलेगी। वहीं कैंटीन में भी मिलने वाले खाने में रोटी, 2 सब्जी और साथ ही चावल किसानों को मिलेंगे। और वहीं जानकारी देते हुए मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल ने बताया कि 10 रुपए किसान खाने के लिए देगा और वहीं 15 रुपए मार्केट कमेटी की तरफ से इस कैंटीन में योगदान दिया जाएगा। इस कैंटीन की शुरुआत होने से किसान वर्ग को काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा। देखिए, सीओ जिला परिषद के अंतर्गत यहाँ पे कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं जिनमें लेडीज काम करती हैं, अभी विभिन्न कामों की होती हैं, तो वो अपनी एक संस्था बनाती हैं और सरकार के इस पर रजिस्टर करके उन्होंने इसको अटल कैंटीन को चालू करा है। वही इसमें बनाएंगी और वही इसके जो पैसे वैसे 10 रुपए की थाली होगी वही देंगे। 10 रुपए में किसानों को खाना मुहैया कराया जाएगा और 15 रुपए मार्केट कमेटी वहन करेगी। मार्केट कमेटी बिल्कुल 25 रुपए टोटल। 25 रुपए। अच्छा, वो बात की जाए तो टाइम टेबल कितने बजे कैंटीन जो है? देखिए, कैंटीन की जो समय सारणी है वो 11 बजे से 3 बजे तक की है। खाने की अगर बात की जाए तो क्या किसानों को यहाँ जो खाने में दिया जाएगा? देखिए, जो किसानों को एक थाली में, जो किसान मजदूर कोई भी आके खा सकता है, उसमें एक थाली में 4 रोटी, 2 सब्जी और चावल रहेंगे। महनगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संगठन NSUI ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कई अहम मुद्दों को लेकर अपनी मांगे भी रखी हैं। आज जो हमने धरना प्रदर्शन बुलाया, इसके पीछे जो मुद्दे हैं जिससे बार बार विश्वविद्यालय के जो सभी छात्र हैं वो परेशान हो रहे, लेकिन बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक विश्वविद्यालय में जो सबको बड़ा शर्मसार फील कराता है, यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के नाम पे डीआर के इलेक्शन होते हैं। टोटल 40 डीआर चुने जाते हैं, जिसमें 20 का डायरेक्ट चयन छात्र होते हैं जिनका इलेक्शन होता है, लेकिन जो 20 होते हैं उनका नॉमिनेशन होता है। उस नॉमिनेशन में उन बच्चों को डीआर बना दिया जाता है जो या तो एक विशेष संगठन से, जो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, या जो बार बार जो टीचर्स के काफी पास है, नजदीक है, जो विश्वविद्यालय को एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन का काम किया जा रहा है। छोटा लाउड बोलिए। वहाँ पे बस मिल जाती है तो लड़कियों को बहुत समस्या आ रही है, और ये कोई अब से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। बस सिर्फ यहाँ तक आती है, वहाँ तक जाती है, और गर्ल्स हॉस्टल की तरफ, न्यू गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बस नहीं जाती है, तो लड़कियों को बहुत समस्या पहले से दिक्कत ये। अब सर एक और चीज मैं आपको बता देना चाहूंगी कि हमारे DSW सर यहाँ पे, उनसे हमने सवाल पूछा सर हमारे ये मुद्दे, वो हमारे व्यक्तिगत मुद्दे सामने लेके आते हैं, फिर वो हमें हमारे सवालों के जवाब देने के बजाय हमारे ऊपर बात लेके आते हैं कि मैंने एक बार आपके लिए किया था, मैंने आपसे एक बार इसके लिए डीसी साहब के बाद हम बहुत बार जाते रहे हैं। हम मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते हम 2 से 3 बार जा चुके हैं। डीसी सर कभी मीटिंग में होते हैं, कभी बिजी होते हैं। हम उनके पास जितनी भी आज हमने मांगे रखी हैं, हम उनके पास लेके गए और हमने उनको अल्टीमेटम दिया था, सर अगर इनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, एक्शन नहीं लिया गया, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। सभी समस्याओं पे हमने बात की है, हम उनको बात हो चुकी है बच्चों को, ठीक है, समाधान हो गया। नहीं, सभी बच्चों की जो समस्याएं थी, सभी समस्याओं पे हमने बात कर ली है, बच्चे समझ में आ गए, बच्चे मान रहे हैं। पुंडरी में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से किसानों से बार बार अपील की जा रही है कि गेहूं की फसल की कटाई के बाद गेहूं के अवशेष न जलाएं। साथ ही वन अधिकारी ऋषिराज ने भी किसानों से अपील करते हुए कहा कि गेहूं के अवशेष जलाने से पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचता ही है। गेहूं कटाई का सीजन बिल्कुल पीक पर है। अब गेहूं कटाई के बाद
इस क्षेत्र के किसान आमतौर पे खेत के अवशेष जलाने के लिए अपने खेतों में आग लगा देते हैं। वह आग धीरे धीरे सड़क के किनारे हमारे पौधारोपण में पहुंच जाती है, जिससे हमारे पौधों को काफी नुकसान हो सकता है। तो मैं पुंडरी क्षेत्र के सभी किसानों से ये प्रार्थना विनती करूंगा कि सभी लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में अब की बार आग न लगाएं, और यह पर्यावरण के प्रति आपका बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा, और हमारा पौधारोपण इससे बचेगा। पौधारोपण बचेगा तो पर्यावरण आगे बढ़ेगा। चरखी दादरी जिले से भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने मंगलवार को चरखी दादरी अनाज मंडी में फसल खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही धर्मकांटों में तुलाई में अंतर को लेकर रोष भी जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश महासचिव रणवीर पौची धिकाड़ा ने भी बताया कि चरखी दादरी जिले में प्राइवेट धर्मकांटों और सरकारी धर्मकांटों की तुलाई में 30 किलोग्राम में से 1 क्विंटल तक का अंतर है, जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। आज हम दादरी की नया अनाज मंडी में धर्मकांटे पर पहुंचे हैं, और दादरी के जो धर्मकांटे हैं, जो प्राइवेट जो धर्मकांटे का संचालन कर रहे हैं और सरकारी जो धर्मकांटे हैं, उनके अंदर 30 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक का फर्क है। और हम प्रशासन से और हरियाणा सरकार से और सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि इसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। कहीं न कहीं मिलीभगत के द्वारा जो 36 बिरादरी का किसान है उसको लूटा जा रहा है। तो अपनी फसल को बड़ी ध्यान से देख के, और आज हम इस बारे में मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करेंगे। आज चरखी दादरी की अनाज मंडी के बीच में खड़े हैं, और यहाँ पर जो काटा तोल तुलाई है उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। जो बाहर के धर्म काटे हैं उसके और जो मंडी के अंदर सरकारी धर्म काटा है उसमें 30 किलो से 1 क्विंटल तक का फर्क आ रहा है, जिसके कारण किसानों की जो फसल है खून पसीने की कमाई उसको लूटा जा रहा है। कहीं न कहीं ये खरीदारों के साथ बाहर वाले जो धर्म काटा संचालक हैं मिले हुए हैं। सरकार और प्रशासन से हमारी मांग है कि इनको जल्द ही इनका मिलान करवाया जाए। कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह ने गांव में रात्रि ठहराव किया है। इस दौरान उन्होंने गांव के बीड मथाना के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ग्रामीणों को संबोधित किया। रात्रि ठहराव के दौरान आई शिकायत पर 7 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि 20 सालों से पंचायती भूमि में के कब्जाधारी ग्रामीणों को 2004 के कलेक्टर रेट पर भूमि की रजिस्ट्री मिलेगी। सरकार की इस योजना का पात्रता पूरी करने वाले ग्रामीणों को लाभ दिया जाएगा। और उपायुक्त ने डीआरओ को निर्देश दिए कि वो गांव में सर्वे कर ऐसे लोगों की पहचान करें और पात्रों को जल्द ही एक साथ लाभ दें। अलग अलग विभागों से रिलेटेड कंप्लेंट्स आई हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो पेंशन से रिलेटेड काफी कंप्लेंट्स थे, नालियों के थे, बिजली को लेकर काफी समस्याएं थी, कुछ डिमांड्स भी थे, गली बनाने के डिमांड्स थे की शिकायतें। तो ऐसे काफी सारे विभाग थे जिनकी शिकायतें आई हैं। तो इस पे हम तुरंत, मैंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी ये कोशिश होगी कि इन सभी शिकायतों का निपटारा करें। जो डिमांड्स है हम उन पे वर्कआउट करें। कई ऐसे नए भी डिमांड्स आए हैं जिसपे अभी पैसों की कमी की वजह से हम नहीं कर पा रहे, लेकिन इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि ग्राम पंचायत के पास ग्रांट उपलब्ध कराई जाए और जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई शुरू हो। मेरे निर्देश है कि फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।